असेसमेंट, यूपीटी सर्विसेज, इसके अलावा अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। जी सर। पहले हम के नाम से कुछ लेफ्ट ओवर जैसे फैक्ट्री हो फिर से बना मिडिल क्लास के लिए लेफ्ट ओवर बनाते हैं मिडिल क्लास के लिए। कहाँ से ले रहे लेफ्ट ओवर? फैक्ट्री से लेफ्ट ओवर सीबीएसई लेफ्ट ओवर किस जगह पे? अभी आपको मेरे साथ अभी एड्रेस सॉरी अम्मी को बताइए, अम्मी को वही देखिए कराची में ये बड़ी जबरदस्त फील्ड है और आप आई गेस ज्यादा कराची के होंगे बिल्कुल सारे इस फील्ड को पकड़ लें। किस फील्ड? ये जो फील्ड जैसे गई ना तो बड़ी जबरदस्त फील्ड है जी। जी मैं जियो की तरफ से हूँ वेलकम जी प्लीज। असद नाम है स्मार्ट स्पेयर टेक्नोलॉजी ग्रुप। Same, like he's my co-founder. मैं बिल्कुल को PhD किया था मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और एज अ फाउंडर लाइक कंपनी को स्मार्ट स्पेयर टेक्नोलॉजीज को मैं देखती हूँ। हम लोग मेनली जो है कस्टमाइज्ड एआई सॉल्यूशंस हमने स्टार्ट किया था, लेकिन ये कि अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास एचआर का पूरा जो है वो ऑटोमेटेड है फ्रॉम जॉब पोस्टिंग टिल हायरिंग टोटल ऑटोमेटेड है उसमें और इतना कस्टमर केयर भी ऑटोमेटेड है हमारा और ये लोग ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो सारा एआई की थ्रू होता है। वेरी गुड। सो दिस इज डॉक्टर आमिर सदर कैसे? ये मेरा नाम है, डायरेक्टर जनरल मोस्ट इन आईटी लॉ भी है। इसके अलावा मैं डायरेक्टर जनरल सर्ट सर्ट का आपको अंदाजा होगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जो रिस्पॉन्ड करती है बेसिकली। और इसके अलावा डीजी क्लाउड एक है हमारे पास पोजीशन उसका भी चार्ज है मेरे पास सुबह भर का। ये एक छोटा सा तारुफ है। 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा प्राइवेट सिक्योरिटी और इस दौरान 25 साल में जितनी भी सिक्योरिटी ब्रीचेज हुई है पाकिस्तान के अंदर और उनकी जो रिपोर्ट बनी है अब वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है तो वो जितनी भी 25 साल में सुबह में चली है कोर्ट में गई है और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में गई है मैं उसको ऑथर ऑफ द रिपोर्ट ठीक हो गया। इसमें अभी शुगर स्कैम आपने सुना होगा फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सब करना इसके अलावा वेरी ब्रीचेज होती है सिक्योरिटी की मुख्तलिफ टाइप की तो उसका मैं ये हमारा छोटा सा काम है। फिर मैंने 2015-16 में मोस्ट वांटेड साइबर ऑफेंडर पकड़े जो एफबीआई के टॉप वांटेड थे उनसे फिर 50,000 US डॉलर $1,000 जीता हमें थोड़ा सा वैक्यूम आया थोड़े से मजबूत हुए फिर हम आगे बढ़े। 2015-16 में एग्जैक्ट स्कैम आपको पता है आईटी के लोग मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की और रिपोर्ट भी सबमिट की कोर्ट ऑफ लॉ। मेरी उस रिपोर्ट पर साइबर सिक्योरिटी की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर यूएसए में कन्विक्शन भी हुई उमर हामिद। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे इस रिपोर्ट के बारे में तो उमर हामिद वाज नंबर 2 आफ्टर शुएब शेख वाज द सीईओ तो उसको कन्विक्शन भी हुई। लेट्स मूव ऑन फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ये किस तरह की अरेंजमेंट है? ये ठीक है या वो वहां ठीक हुए हैं कहाँ खड़ा हूँ चले तो कोई तो बताए ठीक है फिर मूव ऑन। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और आज जो चीजें जमा हुए फिर थोड़ा समझे साइबर सिक्योरिटी हो गए है क्या किस तरह से होती है मुझे क्या होता है किस तरह से चलता है थोड़ा सा अंदाजा हो हम आपसे क्योंकि आए हैं हम इसलिए कुछ आपको बता दें उनके लिए ये होता है तो जहाँ समझ में आए वहाँ आप समझ जाए जो ना समझे क्वेश्चन करो। तो अब वो मुज़ाकरात चलते रहेंगे। हमारा टॉपिक ये है आप लोगों को बताइए होगा
navigating the future of data governance. A comprehensive approach to transnational data protection regulations and secure digital ecosystem. ऐसा लगता है कि वो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। लंबे लुभाव इसका ये है कि पानी की बोतल डेटा से मुताबिक कोई चीज है वो आपको जरा अंदाजा हो रहा है डेटा हम स्टार्ट करें कितनी देर में यहाँ भी कटिंग हो जाएगी अरेंजिंग समवेयर। तो डेटा क्या है कुछ जरा हमें बताएं, क्या है डेटा, किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और डेटा क्या है हमें पता चले। आज थोड़ा सा हम पहले जेल हो फिर आगे बढ़े क्योंकि सारी चीजें ऑलमोस्ट डेटा से मुताल्लिक ही हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा और सिंपल डेफिनेशन इसकी कलेक्शन इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन आ गई और इसके अलावा कोई सादा सी इसकी एग्जाम्पल डेटा। दुनिया में डेटा कहाँ से आया? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी हो सकता है। और इससे आसान डेफिनेशन क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर। और इससे आसान डेफिनेशन डेटा की। इस डेफिनेशन से तो ऐसी खुशबू हमें आ रही है, हमें ऐसा लगता है डेटा कोई नई चीज है। ऐसा ही है? नहीं 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी, जब से इंसान हो तो कैसे उसको हमें नजर आ रहा है एक और एक दो है, दो पत्थर मिला के दो, ये भी डेटा है उसकी कि ये जो है ये मिला के दो तीन। जब से इंसान हाँ लेकिन उसको हम दिमाग में नहीं रखते। क्या ये डेटा है? क्या डेटा है ये बताएं? ये डेटा नहीं है, इसके थ्रू डेटा ले सकते हैं। ये डेटा नहीं है लेकिन इसके थ्रू डेटा ले सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल, मतलब कि जो डेटा ना हो लेकिन वो डेटा दे दे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा तो कोई और डेटा बताए ऐसा हो सकता है? वही लेफ्ट ओवर साहब सर, जब डेटा होगा तभी डेटा जब डेटा होगा तब डेटा मिलेगा। और कोई डेफिनेशन बताए ना, आप बताएं प्लीज। यस डेटा रॉ फॉर्म होता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन के बेस पर आप कोई चीज डिजाइन करें, Yes. डिजाइन वेरी गुड। और क्या है डेटा? डिवाइस डेटा मतलब इसके अंदर प्रेजेंट टाइम इंस्ट्रक्शंस बेसिस पे डेटा। ये डेटा नहीं है लेकिन ये डेटा दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये बात भी इसको हम नॉलेज नहीं कह सकते। नॉलेज नहीं कह सकते। नॉलेज मिल सकती है। इससे नॉलेज मिल सकती है। क्या ये डेटा है? नहीं डिवाइस है। ये तो एक डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है जिसका आउटपुट स्पीकर से आता है। तो इसमें कोई डेटा है? नहीं। ओहो चले कोई बात नहीं। ये क्या है ये? पानी, ये वो डेटा है जो अभी आप डाउनलोड कर। क्या ये डेटा है? ये क्या ये डेटा है? बिल्कुल सर। कैसे डेटा है ये? अमाउंट ऑफ वाटर समथिंग कुछ है, H2O है और H2O के मॉलिक्यूल्स है। क्या ये D2O भी हो सकता है? फिर पानी नहीं होगा, फिर पानी नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा? D2O इज आल्सो पानी। हार्ड वाटर D2O भी वाटर है। यस सर, ड्रिंकिंग वाटर। फिर तो कीमती हो जाएगा। फिर तो कीमती हो जाएगा। इंडस्ट्री में क्या है आज? नहीं, हैवी वाटर कीमती हो जाएगा, हार्ड वाटर तो नुकसान है। तो डेटा समझ नहीं आ रहा है क्या है? इस गिलास में डेटा है? इसके बारे में हम डेटा दे सकते हैं। कितने लोग कहते हैं इस गिलास में डेटा है? कितने लोग कहते हैं इस गिलास में डेटा नहीं है? सर जी इनकी तस्वीर बनाएं, इनसे फिर हम बाद में होंगे। आपके कंधों पे कोई है? कोई लिख रहा है? वो क्या लिख रहा है?
डेटा हमारा वो कब से? जब से हम पैदा हुए। इट मींस डेटा, डेटा, ठीक है। तो कयामत को क्या दिखाया जाएगा आपको? हमने दिया है। बिग डेटा होगा ना, वो जो लिखेंगे, जो सेव करेंगे, डेटाबेस बनेगा, वो आपको दिखा दिया जाएगा। आपके आज़ा गवाही देंगे इस पे ईमान है, तौहीद आ गई बीच में, अल्लाह एक है, ऐसा ही है। उसका भी तो एक डेटा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। तो इसमें पानी में क्या है? डेटा है ना। आपने खुद का H2 क्या है? मेटा डेटा है। डेटा इज अबाउट, डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं इसमें। आई गेस ये डेटा रिसीव नहीं हो रहा, आई गेस। ये बेटा देखें इसको, यस अब उसको कीजिएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, यस, अब हो गया। ठीक है जी। ये वो डेटा है जो गूगल बादशाह में बताता है। इस वक्त अहले इल्म तो यही है ना, ये हमें बता रहे हैं, जो आपने बातें बताई वो भी ये बता रहे हैं हमें। ये फिर हमने ड्राइव किया। तो क्या है डेटा? एंड एवरीथिंग इज, दिस इज कॉल्ड डेटा। एवरीथिंग इज अ डेटा, ठीक है। तो पहले तो ये पता हो, जिसकी ब्रीच हम देखने जा रहे हैं, जिसकी सिक्योरिटी देखने जा रहे हैं, जिसके लॉ देखने जा रहे हैं, गवर्नेंस क्या होती है? किसी चीज को चलाना, स्ट्रक्चर करना, गाइड करना। जी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर करके उसको प्रोसेस करना, जिसमें क्या हो? अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, विच इज कॉल्ड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या होती है? ये सड़क बन रही है बाहर आपके, बन रही है ना, बन रही है, लेकिन क्या वो गुड गवर्नेंस है? गवर्नेंस है। ना चेक एंड बैलेंस है, ना उसकी एक टाइम जो दिया गया है उसके हिसाब से वो बन नहीं रहा। बन नहीं रहा। तो क्या क्या मसला क्या है? यही मसला है, बैड गवर्नेंस है ना। गवर्नेंस तो है, लेकिन कोई रूल फॉलो हो रहा है उसमें? जिसका दिल आता है वहां से बंद कर देते हैं। आप सुबह गाड़ी जहां से लाते हैं, आप अदर चले जाते हैं। सिर्फ एक चीज सही नहीं है, जो दरख्त कटे उनका भी अगर उसमें ये जिक्र होता है ना कि उनको रीप्लांट कर देगा, अदरवाइज तो काम तो हो रहा है। गुड गवर्नेंस नहीं है ना, गवर्नेंस तो है। तो कब से पूरी ग्रीन बेल्ट उड़ा दी, पूरा नाजमाबाद की ग्रीन बेल्ट उड़ा दी, अब कहां से लगाएंगे इतने बड़े दरख्त? कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा तो हो जाएंगे ना। अभी भी सारे में तो इतने बड़े बड़े दरख्त। नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह चाहेगा दरख्त लग जाएंगे ना। अल्लाह से दुआ करें आप, अल्लाह के लोग अल्लाह से मांगे। आप परेशान नहीं, मुआवजा होना अलग बात है, अदरवाइज में क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि अगले 10 साल में उगेंगे या 15 में उगेंगे। वो लेकिन तो ये- ये हम दुआ मांगे ठीक हो जाए। देखिए अल्लाह खैर करेगा, इसको छोड़े वो पॉलिटिकल मामले, उधर कहीं और हम निकल जाएंगे। आपने सवाल उनसे पूछा है। तो वापस आ जाए। आ जाए जी। डिजिटल गवर्नेंस क्या होती है? अब वही गवर्नेंस अगर इसको डिजिटलाइज कर दें, इसी खुदाई जो हुई हुई है, इसको हम स्मार्ट सिटी के थ्रू कर दें तो क्या हो जाएगी? स्मार्ट सिटी का कोई मसला आ रहा है? कराची सेफ सिटी चल रहा है ना। राइट ऑफ वे आपको अंदाजा है ना, राइट ऑफ वे किसे कहते हैं? जो फाइबर की वायर गुजारते हैं तो आपको खोलना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से उनके साथ तो कोई मसला नहीं है। वो तो ले गए फाइबर अपनी पूरे सिंध तक, सारा खोद खाद के ले भी गए, बंद भी कर गए। तो क्या है? गुड गवर्नेंस है। आईसीटी है, आईटी का टच है उसमें। डेटा गवर्नेंस क्या है? जो करने सीखने के लिए हम आए हैं। थ्रू 2025 80% ऑर्गेनाइजेशन सीक टू स्केल डिजिटल बिजनेस विल फेल हो जाएंगे जब तक आप स्केल नहीं करेंगे अपने आप को, डेटा एनालिटिक्स नहीं लगाएंगे। यही सीखने हम आज आए हैं कि इसकी वर्थ क्या है, कैसे ये होगा, कैसे ये आगे बढ़ेगा और किस तरह से ये हमारी लाइफ को अपस्केल कर सकता है। गवर्नेंस, डेटा गवर्नेंस क्या चीज है? ओवरऑल मैनेजमेंट आपकी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक शहर सिटी या हम इसी को गालियां दें, हम अपने घर में भी कर सकते हैं गवर्नेंस बेहतर। क्या वजह है कि एक ही माँ है, 2 बच्चे हैं, एक सही है एक सही नहीं है। जब ये एनालिटिक्स हम घर में करते हैं तो हमें पता चलता है किस बच्चे को किस स्कूल भेजना है,
जो अवेलेबल डेटा इसी के एनालिटिक्स है, अब उसको आप ट्रांसफॉर्म करें डिजिटल, तो वो डिजिटल आपके सामने आ गया। तो बेसिकली डेटा गवर्नेंस में हम ये काम कर रहे होते हैं, ये इसके स्टेप्स हैं, ये सारी चीजें हम इसमें कर रहे होते हैं। डेटाबेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें एक ही वक्त में करने का नाम क्या है? डेटा गवर्नेंस। तो हमने अगर अपने शहर में, मुल्क में, सूबे में, घर में अप्लाई करना है इस गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को, दिस इज अवेलेबल। ये मुकम्मल एक फ्रेमवर्क है, डेटा गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां हम काम कर रहे हैं, जैसे आपके स्टार्टअप्स हैं, हम चाहते हैं अगर कोई फ्रेमवर्क को फॉलो करना, तो पहले हमारा एक विजन मिशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी होंगी, बिजनेस ग्लॉसरी, डेटा इनोवेशन रोड मैप, डेटा क्वालिटी एंड डेटा पॉलिटिक्स। ये सारा ये पॉलिसीज आपने अडॉप्ट करनी होंगी, तो देन आप किसी एक फ्रेमवर्क को फॉलो कर सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पॉलिसीज की कोई ना कोई पॉलिसी बनाएंगे ना, डेटा को रखने की, उठाने की, ले जाने की, ट्रांसपोर्ट करने की, एक्सेस करने की, डिलीट करने की, रिमूव करने की, कोई ना कोई पॉलिसी तो होगी ना। आपका घर है ना, ताला है ना, चाबी सबके पास तो नहीं होगी, किसी अम्मी अब्बू के पास होगी। डेटा है ना, खोला अंदर चले गए, पासवर्ड है, लोग अंदर चले गए, दैट्स इट, सो सिंपल। ये इमेजिन करें कि जो आपकी लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म करके हम डिजिटलाइज ले आए, बस दैट्स इट। जो इंटेलिजेंस आपकी है वो नेचुरल है, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज व्हाट द गवर्नेंस इज एंड द डेटा इज। एंड व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी? नोबडी कैन एक्सेस इट। तो ताला लगा दिया आपने तो अब कोई आ नहीं सकता अंदर घर के, दिस इज व्हाट द सिक्योरिटी इज। ठीक हो गया? इंपॉर्टेंस क्या है? इंप्रूव डेटा क्वालिटी। अगर आपको अपनी डेटा की, ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, दिस इज अवेलेबल। एनहांस डेटा सिक्योरिटी, कि डेटा आपका सिक्योर रहे। सिक्योर डेटा से क्या मुराद है? महफूज रहे। आपकी जेब में पैसे हैं आपके, किसके पास कितने पैसे हैं? दिखा तो कोई भी नहीं रहा। सेव किया हुआ ना आपने, सेव किया हुआ ना आपने, डेटा है ना, वो भी छुपा के रखा हुआ, नहीं मैं वापस कैसे जाऊंगी? किसी के ऊबर के पैसे हैं, किसी के पेट्रोल के पैसे हैं, तो आपने क्या किया हुआ है? सिक्योरिटी लगाई ना, चेक लगाया हुआ है, इसी कपड़े में एक जेब लगाई हुई है हमने, चेक सिक्योरिटी। इसी को हम डिजिटल लेकर आ गए, इसी को हमने आईटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसी एक्शन को, कि नोबडी कैन, इलीगल पर्सन कैन नॉट ऑथराइज। अगर मेरी जेब है, मेरी पर्सनल जेब है, आप एक्सेस कर सकते हैं? नो, दिस इज व्हाट द सिक्योरिटी इज। गॉट इट? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लाइट लेके चलें, आपको सारी इसकी मुश्किल जर्नल जो है, जो मुश्किल इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, वरना ये खुश सब्जेक्ट है। अगर आप इसको इस तरह से समझेंगे, देन यू विल फाइंड कि एक्चुअली है क्या। ठीक हो गया? बेनिफिट क्या है इसका? इंक्रीज रेवेन्यू। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप इसको मैनेज करेंगे तो क्या, किस पे इम्पैक्ट आएगा? ऑर्गेनाइजेशन किससे चलती है? तो आपको रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा। डेटा अच्छा मैनेज करेंगे, उस पर एनालिटिक्स अच्छी होंगी, तो अल्टीमेटली आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, बिजनेस बेहतर आएगा आपके पास। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो कंपटीशन है मार्केट में, इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप साइबर सिक्योरिटी की, आपने स्टार्टअप को क्या नाम बताया था? मीराल साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इसका कोई कॉम्पिटिटर है आप लोगों का? कौन? मीराल कितने अर्से से काम कर रहे हैं? एक मेहरान सिक्योरिटी भी है, जो आपके ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये बाहर से इंपोर्ट करती है, खास तौर से साइबर सिक्योरिटी के और इसके स्पाई गैजेट्स। बहुत पुरानी कंपनी है, एफआईए को और इसको पुलिस को देती है सप्लाई, फॉरेंसिक टूल की, केस वगैरह की, वो लाइसेंस होल्डर है। कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है आपकी। चैलेंजेस क्या है अगर आप ये करने जाएंगे? चैलेंजेस क्या मिलेंगे आपको? लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर। इसीलिए हमने आज
अपना सेशन रखा है कि हम आपको बता सकें कि डेटा सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज हैं उनके प्रोसीजर्स क्या हैं और वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होती, कहाँ लैग करती हैं, क्या वजह है कि हम उसको अडॉप्ट करने में फेल हैं। इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ ट्रांसनेशनल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। मतलब एक से ज्यादा जो डेटा हैं दुनिया भर में, ट्रांसनेशनल मतलब मोर देन वन कंट्रीज में क्या प्रैक्टिसेस हैं। ग्लोबल रेगुलेशन, जीडीपीआर, ये बड़ा नाम सुना होगा आपने, और बड़ा कॉमन है। क्यों कॉमन है? यूरोपियन यूनियन की वजह से कि उसकी जो कंट्रीज हैं वो इसको फॉलो करती हैं। कैलिफोर्निया में ये स्टार्ट होता है सीसीपीए, कनाडा का ये है, और ये एशिया पैसिफिक में ये चलता है। अफ्रीका, लैटिन, ब्राजील, हिपा। अब हिपा जो है बेसिकली वो स्टैंडर्ड आपने वो देखे जो ओवरऑल कंट्री किसी को अडॉप्ट कर रही है। हिपा जो स्टैंडर्ड है बेसिकली ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? अमेरिका में और यूरोप इंडस्ट्री बताए ना, इसकी इंडस्ट्री की सिर्फ यस हेल्थ टाइम, ये दिस इज द क्रंच। आपने एक जनरल भी देखना है और इंडस्ट्री के हिसाब से इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के और डेटा प्रोटेक्शन के जो एक्ट हैं वो डिफरेंट हैं। तो आपने ये भी देखना है कौन सी कंप्लायंस किस इंडस्ट्री में हो रही है। हिपा यूएसए में हो रहा है, उसकी बड़ी वजह ये है कि यूएसए की जो ऑलमोस्ट कंपनीज हैं इसकी हेल्थ की वो ये यूज करती है। ठीक हो गया। दूसरा इंडस्ट्री का पीसीआई डीएसएस, इधर थोड़ा रुकते हैं। ये क्या है पीसीआई डीएसएस? आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इससे वो ताल्लुक है पाकिस्तान से? बिल्कुल है। कैसे है बताएं? वीजा मास्टर के कार्ड्स यूज होते हैं। इसका कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, चलें ये बताएं। वर्जन का आइडिया नहीं। इस वक्त स्टेट बैंक ने सर्कुलर इशू किया हुआ है कि जितने भी बैंक्स हैं वो जो स्टैंडर्ड यूज करेंगे सिक्योरिटी का, जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो पीसीआई डीएसएस 4.0 होगा। इस वजह से ये कंप्लाइंट है। तो ऑलमोस्ट वर्जन है। यस 4.0 इसका जो वर्जन है वो तमाम बैंक्स पाकिस्तान में जो वो इसकी कंप्लाइंट है। उसकी वजह ये है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने कहा सबको कि भाई ये बेस्ट सोल्यूशन है, इसको अडॉप्ट करें। फिर उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है Yes. पॉलिसीज को पूरा करने के लिए बैंक को ही करना है। एग्जैक्टली ठीक है। इसके बाद ये इंडस्ट्री का ये गैल्बा है, ये फेडरल लॉ है यूएस का, वहां इस्तेमाल होता है। कि प्रिंसिपल्स क्या हैं इनके स्टैंडर्ड्स के? ट्रांसपेरेंसी, कॉन्सेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेंट लिया जाए, कैसे लिया जाए, जबरदस्ती नहीं करनी डेटा उठा लेना किसी का। कॉन्सेंट लेना जरूरी है। डेटा मिनिमाइजेशन, कम से कम डेटा उठाना है आपने, सारा नहीं उठाना। सिक्योरिटी हो उसकी, ऐसा ना हो कि उसी की सिक्योरिटी आप लैग कर दें। जब एनालिटिक्स करने जाएंगे तो उसमें क्या पैरामीटर अप्लाई करेंगे आप? अकाउंटेबिलिटी, द नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू डेटा गवर्नेंस। इसकी क्या नीड है आपको ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की डेटा गवर्नेंस में? व्हाई अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इज नेसेसरी? क्यों एक ऐसी अप्रोच नेसेसरी है जो कॉम्प्रिहेंसिव हो डेटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट कराने के लिए? उसकी क्या वजह है, कैसे होगा? आपके सामने इंक्रीज डेटा वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? रेगुलेटरी कंप्लाइंस, अभी किसी ने कहा था हम ये भी करते हैं इंट्रोडक्शन में, करते हैं कंप्लाइंस। अभी तक किस किस की कंप्लाइंस की है बताएं, स्टैंडर्ड्स बताएं। आईएसओ 27001 किया है, और उसके अलावा सॉक 2 और बाकी जो पाकिस्तान लेवल पे रेगुलेशन वो नहीं किया। आईएसओ में जो पाकिस्तान का जो डेस्क है वो डील करता है आपका स्टैंडर्ड्स में पीएसक्यूसीए। तो मैं वहां से उनका चेयर करता हूँ इस स्टैंडर्ड्स को। जो आईएसओ की अपग्रेड्स आती है तो मैं तकरीबन 10 साल से वो चेयर है मेरे पास, जिसमें आबिल बढ़ने साहब की अभी बात हो रही थी। तो ऑलरेडी मैंने वहाँ तकरीबन 16-18 के करीब स्टैंडर्ड्स मैच्योर करके आईएसओ को दिए, जिसमें आपकी एमपीजीबी फॉर्मेट भी है, फिजिकल सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, इनकी इसके भी हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ उससे आईएसओ के साथ। तो आईएसओ तो ठीक हो गया। इसके अलावा बताएं सेंटर कोई और? सॉक 2 और
नेस्ट का किया, नेस्ट का नेक्स्ट का यहाँ पे नहीं किया। अच्छा, नेस्ट का बड़ा स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान में बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएसए स्टैंडर्ड है, आपको पता ही होगा। आईएसओ वैसे ही आप लोगों को याद है, आसान सा लफ्ज है, पाकिस्तान में बहुत सी जगहों में इस्तेमाल हो रहा है। अब सिक्योरिटी में भी आईएसओ ने अपना अपडेट्स लिया है, जिसका आपने स्टैंडर्ड का नाम दिया। डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये इनको खत्म, इसको माइटिगेट करते हैं आप। की कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, इसके की कंपोनेंट्स क्या है, एक्चुअली हम इस अप्रोच को अडॉप्ट क्यों करें। अगर हमारा इदारा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उसको क्यों अडॉप्ट करें, करने के लिए जाएं, क्या अप्रोच है इसकी। फ्रेमवर्क मिलेगा आपको, डेटा की क्वालिटी बेहतर होगी, सिक्योरिटी, कंप्लायंस, मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ये वो की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से आपको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेटा सिक्योरिटी के लिए चाहिए होती है। फायदा क्या है अगर आप ये अडॉप्ट करेंगे, इंप्रूव डेटा क्वालिटी, इंटीग्रिटी। डेटा की क्वालिटी इंप्रूव करने से फायदा क्या होगा आपको? बेटर एनालिसिस, बेटर डिसीजन मेकिंग, रिलायबल। कराची सेफ सिटी का कोई अंदाजा है ना आपको? वो बड़ी अच्छी मिसाल है इसकी। कराची सेफ सिटी बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट एक प्रोजेक्ट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिफोर ज्वाइनिंग सिंध आई वाज डायरेक्टर जनरल गवादरा सेफ सिटी, तो मैं उसका डीजी रहा हूँ, तो आई नो कि सेफ सिटी किस तरह से चलती है और कैसे काम होते हैं। तो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स की फील्ड है, तो वहाँ हम डेटा जब गैदर करते हैं तो उस पर मुख्तलिफ एनालिटिक्स करते हैं। फिर वो डेटा हॉस्पिटल के भी काम आता है, वो सिविल सर्विसेज के भी काम आता है, गैस, बिजली, पानी सब पे काम आता है। तो वो बेस्ट एग्जांपल है कि आपकी डेटा की क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी को कैसे इंश्योर कराते हैं। डेटा की इंटीग्रिटी अगर इंश्योर नहीं होगी तो क्या होगा? किस तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें? किस तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं? नहीं, सेफ सिटी है, शहर फैसल है, गाड़ियां गुजर रही हैं, सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। लाहौर में तो ई चालान भी होता है। एक मिनट, पहले तो उसी सवाल पे चले ना। हमने डेटा गैदर किया, गाड़ी चल रही है बस शहर फैसल पे, बस छोटी सी बात। अब डेटा क्या मिल रहा है आपको? कितनी गाड़ियां गई, कितने टाइम में कितनी गाड़ियां गुजरी, ब्रांड क्या है, लोग कितने अंदर बैठे हुए हैं, उनकी सेट क्या है, दहशतगर्द है नहीं है, उनकी जो नंबर प्लेट है वो जेन्युइन है, वो नॉन कस्टम प्लेट तो नहीं। ये सारा डेटा मिल रहा है ना आपको। फेशियल रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन बताया ना मैंने आपको कि चेहरे से पता चल रहा है कि वो टेररिस्ट है या नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। एएनपीआर कैमरों का आइडिया है आप लोगों को कुछ? यस, क्या होते हैं एएनपीआर कैमरे? एएनपीआर या एलएनपीआर जो लाइसेंस प्लेट पर देते हैं। एएनपीआर फेस को ट्रैक करते हैं, चाइना यूज कर रहा है। यस, यही बात हो रही है ना, फेस के फेशियल के। सर दुबई में भी यूज होता है ये। पाकिस्तान में भी होते हैं हमारे, मैं करके आया हूँ पता नहीं। कोयटा में पठानों के पास। या अटेंडेंस के लिए भी यूज करते हैं। यस यस यस। देखिए मसला ये ना, आप लोगों में सारा ये सब कुछ हो रहा है, तभी एक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी आती है, आपको उठा के ले जाती है, आपको पता ही नहीं कहाँ गया। आप पे ये इंजीनियरिंग हो रही है अप्लाई, आप लोगों को नहीं अंदाजा, क्योंकि आई आल्सो वाज अ पार्ट ऑफ दैट सिनेरियो, आई नो हाउ थिंग्स वर्क। ये डेटा एनालिटिक्स आपके कराची शहर में हो रही है, बल्कि चले मैं आपको इसकी नई जहत बताऊं आपको, आपके लिए। अमेरिकन एम्बेसी देखी है आपने? जी सर, मेरे जगह बात करें। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो उसमें एक लॉन्ग रेंज कैमरा लगा हुआ है, बड़ा सा डूम। तो 2-3 जगह लगेगा। एक को देखें आप सिर्फ, छोड़ने बाकी जगह, एक जगह को फोकस करें। वो कैमरा डेटा एनालिटिक्स है, उसमें सारी ये फीचर जो आपने बताए, पैटर्न जो है वो सब निकाल लेता है। इसके अलावा उसमें एक एडवांस फीचर है, अब मैं लाइन एनफोर्समेंट के हवाले से बता रहा हूँ। उसका फीचर क्या है, 500 किलोमीटर दूर अगर गाड़ी में एक्सप्लोसिव आ रहा है, डिटेक्ट कर लेगा। उसको डिटेक्ट कर लेगा। उस कैमरे से एक बीम जाके लगती है और वो उसी टाइम वापस आती है। अगर एक्सप्लोसिव 500 मीटर दूर है तो कैमरा कैन डिटेक्ट। यू नो दिस इज द टेक्नोलॉजी। आपको दिखाया ना इसराइल ने, आपके पेजर जेब में रखा हुआ फाड़ दिया उसने। दिस इज व्हाट अ टेक्नोलॉजी। ये तो टेक्नोलॉजी है। जब तक आप इसमें काम करते थे, मुसलमानों का गोल्डन पीरियड था। ये मेंजनीक खंदकें कहां से आई थी? शीशा किसने इजाद किया?
जब आप पढ़ते थे होता था, आप नहीं पढ़ते, आप फॉलो करते हैं, अब नहीं होगा, दोबारा करना है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यूरोप में हो गया स्लोगन है ना, रीडर्स आर द लीडर्स। कुरान में है इकरा पढ़, गॉड के हुक्म से पढ़, हम नहीं पढ़ते। जो पढ़ते हैं वो लीडर बन जाते हैं, सीएसएस कर जाते हैं। मैडम ये कह रही सीएसएस नहीं होता, पढ़ते नहीं है तो सीएसएस कहां से होगा? 2009 में मैंने किया, पढ़ना पड़ा, उससे पहले नहीं पढ़ते थे, नहीं होगा, पढ़ेंगे हो जाएगा। बहुत आसान सा टेस्ट है, थोड़े से पैसों का, नहीं है पढ़ना नहीं है, बस दूसरे काम करते हैं, थोड़े से अफसर हैं वो सब पे हुकूमत करते हैं। दिस इज व्हाट अलविया हमारा ये ठीक हो गया। ओवरव्यू क्या है इसका? ये आया था बेसिकली 2018 में। यूरोपियन यूनियन प्लस बिजनेस काउंसिल जिनके सब यूज करती है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स इन द यूरोपियन यूनियन एंड ईईए की प्रिंसिपल्स। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस डेटा को का जो प्रोटेक्शन है उसमें हर इंडिविजुअल का जो डेटा है उसको सिक्योर किया जाए, उसकी प्रोटेक्शन पे उसको राइट किया जाए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मैंने आपका डेटा एक्सेस किया, लेके चला गया और आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ओवरव्यू क्या है इसका? ट्रांसपेरेंसी, कंसेंट, डेटा माइनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं कि जो जरूरी है। सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, डीपीओज और डेटा प्रोटेक्शन। अगला स्टेप इसका ये है। डेटा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, डेटा सब्जेक्ट राइट्स। जो मैंने आपसे कहा ना कि आपने कहा ना कि किस लिए होगा, डेटा का क्या फायदा है, कि एक्सेस किसने करना है, रेक्टिफाई किसने करना है, डेटा को इरेज किसने करना है। अबू है ना, अबू को पावर है घर से बेटे को निकालने की, भाई को नहीं है, किसने दी ये पावर? कोई फ्रेमवर्क है ना, कोई कानून है। घर से बेटे को निकालना है तो बाप निकाल सकता है, बेटा बेटे को नहीं निकाल सकता, रूल है ना। इस तरह से डेटा में भी इस तरह से है कि आपने एक्सेस सर्टन देने होते हैं कि कौन करेगा, राइट टू एक्सेस, रेक्टिफाई, इरेज, स्ट्रिक्ट। अगर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल कैसे होगा डेटा? फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट कंपनी में जब इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे तो हमारी जुडिक्शन जो है लॉ एनफोर्समेंट की वो पाकिस्तान तक है। इससे ज्यादा होता ये है, हमारा प्रोसीजर ये है कि अगर कोई साइबर ब्रीच हो जाए तो हम लिखते हैं इंटरपोल को, हमारे डेस्क के एफआईए में, जो इंटरनेशनल क्राइम को फिर रिस्पॉन्ड करता है। ये प्रोसीजर है। अब हमें जो है एग्जैक्ट कंपनी में डेटा मिला क्लाउड पे यूएसए के अंदर, तो बड़ा क्वेश्चन था कि हम उस डेटा को कैसे डाउनलोड कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करें, ऑथेंटिसिटी कैसे करें उसकी, के डेटा जेन्युइन है। कल को वो शेर बाहर निकले, वो कहेगी तो वो डेटा ही नहीं जो मेरा डेटा था, ये तो आप लोगों ने निकाला है, ISI ने निकाला है, MI ने निकाला है, ठीक है। तो ये इशू हमारे साथ गया कि क्रॉस बॉर्डर अगर डेटा रखा है, क्लाउड पे रखे, तो आप कैसे लाएंगे? उस वक्त लेजिस्लेशन थी नहीं, पीका नया नया आया था लेकिन इम्पोज नहीं हुआ था। तो एक और लॉ था विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस, ECO। उसमें प्रोविजन आपको है कि आप ये प्रोविजन कोर्ट को लिखें, उससे हेल्प सीख करें। तो उसमें कोर्ट ने हमें, जो आपका ये सिंध हाई कोर्ट है, इसी ने हमें एक ऑर्डर इशू किया जिसमें हमें ये पावर दी और 2 मजिस्ट्रेट दिए कि उनको बिठाएं, उनकी मौजूदगी में डेटा कनेक्ट करें, डाउनलोड करें, और वो स्टैंप लगाएगा कि हाँ ये डेटा जेन्युइन है, मेरे सामने हुआ है। उसका पूरा SOP हमने बनाया। इस तरह से क्रॉस बॉर्डर डेटा को हमने डाउनलोड किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। फिर रेपुटेशन डैमेज, लीगल एक्शन, कंडक्ट डेटा ऑडिट और डेवलप। मतलब रेपुटेशन डैमेज आपकी कैसे बचा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो वो डेटा सिक्योरिटी की जो फॉर्म प्रोवाइड करेगा वो आपके इदारे की रेपो को कवर करेगा। इम्प्लीमेंटेशन डेटा प्रोटेक्शन बाय डिजाइन एंड डिफॉल्ट, ट्रेन एम्प्लॉइज, रेगुलर रिव्यूज एंड अपडेट्स। ये फीचर्स हैं GDPR के। अब कंपैरेटिवली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो कोई आपको मिलता है स्टैंडर्ड डेटा प्रोटेक्शन का? आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कोई है? सामने आई थिंक डेवलप होगा लेकिन अभी वो अप्रूव नहीं हुआ ड्राफ्ट वर्जन। विच इज कॉल्ड, क्या नाम है? PDPL। PD, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल।
मैं उसका को ऑथर हूँ खुद, तो अभी तक वो हमारा कंसल्टेशन में चल रहा है। उसका एक ड्राफ्ट आया था, लेकिन स्टिल उस पर डिबेट चल रही है, कुछ चीजें उसकी फाइनल नहीं हुई। तो पाकिस्तान में ये काम हुआ, और जो पीका सेक्शन है उसका 16 का 2 जो है पीका का, वो हमें ऑथराइज करता है पीटीए को कि पीटीए इस पे काम कर सकता है। ये लेजिस्लेशन है बेसिकली, ये है वो कंसल्टेशन ड्राफ्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी इस पे काम कर रहा है, एमआईटीडी भी कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। तो ये बेसिकली ये चीज है, ये इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये प्रोटेक्शन बिल का प्रीव्यू है, और ये इसका ओवरव्यू है। ये रेगुलेशन जो है जी, पीटीए जो है ये सिर्फ टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करती है। जी जी, तो कोई नेशनल लेवल पे फ्रेमवर्क या स्टैंडर्ड है जिसपे सारी कंपनी? वंडरफुल, वेरी गुड। देखें, जो नेशनल लेवल है ना आपका, नेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन डेटा बिल है, ठीक है, उस बिल में मुख्तलिफ जो लॉ है उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, ठीक हो गया। जिसमें एक लॉ है पीका। पीका में जो एक सेक्शन है 16 का जो 2 है 16/2, वो सेक्शन हमें क्या कह रहा है, वो सेक्शन हमें ये कहता है कि ये अथॉरिटी पीटीए को दे दी जाए, ठीक हो गया। वो सिर्फ एक लॉ की वो है प्रोविजन है, लेकिन ओवरऑल जो एम्बेट है, जो अम्ब्रेला है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए। ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन चूंकि किसी भी इस फॉर्म को बनाने के लिए हमें अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है कैबिनेट का। तो कैबिनेट में हम प्रेसिडेंस देखते हैं कि कौन कौन सा लॉ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ईटीओ मैंने आपको बताया, पीका है, फिर एक है पुलिस का टेलीग्राफ एक्ट, वो भी इसको बात करता है इसकी। फिर जो है दो लॉ और हैं इसमें, ये 5-6 लॉ हैं। जब मैं एलएलबी कर रहा था उस वक्त मैंने बड़ा इस पे काम किया, मेरा थीसिस भी है इस पे। ये पीका जो हुआ 2016 में, इससे पहले की बात। तो ईटीओ का जो सेक्शन 36 है वो बताता है इलीगल एक्सेस को, तो वहां पे वो जुडिक्शन है इसकी। तो लॉ आपको पता है जुडिक्शन के हिसाब से चलता है। तो पाकिस्तान में ये 5-6 लॉ हैं जिन तमाम का पैराफेरल कवर करके हम इसमें आते हैं। मेरा असली क्वेश्चन है कि मैं खुद जो है मैं सऊदीया में होता हूँ। जी जी, तो वहाँ के रेगुलेशन जो है ना, वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है रेगुलेटर जो है। वहाँ पे अगर आप फाइनेंस की बात करेंगे तो सामा है, तो सामा के अंदर जो फ्रेमवर्क है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली आपको पता है किस पे एप्लीकेबल है। सामा से हट जाएंगे, अगर आप नेशनल लेवल पे आएंगे तो एनसीए है, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी। उनके फ्रेमवर्क है वो हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पे अब स्ट्रगल कर रहा हूँ कि अगर मैंने किसी के पास जाना है इंडस्ट्री में रेगुलेशन के हिसाब से, तो ये नहीं पता कि अगर मैं इंश्योरेंस के पास जा रहा हूँ किस अथॉरिटी के पास जाऊं? तो वहाँ पे कौन सा साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। अगर मैं फाइनेंस में बैंकिंग में जाता हूँ, अगर टेलीकॉम में तो चलिए पीटीए है, लेकिन ओवरऑल जैसे आपकी पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तो आ गई, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बात हो रही है? ये बाहर ने हाथ वालों को समझ नहीं आ रहा, आप इधर आए प्लीज। ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, और ये आप समझिए करेक्ट से आज की, प्लीज क्वेश्चन करें दोबारा। तो अब मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि एज अ स्टार्टअप जब आप पाकिस्तान में आए, ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी रेगुलेशन किस इंडस्ट्री पे अप्लाई होगी, किस इंडस्ट्री में कौन सी रेगुलेशन अप्लाई होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप सऊदीया में देखें तो वहाँ पे 2 अथॉरिटीज हैं, ठीक। सामा है जो कि फाइनेंस, फिनटेक, इंश्योरेंस को देखता है, ठीक है, और फिर एनसी है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी। एनसी के अंदर तमाम कंपनीज आ जाती हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इंडस्ट्री। और जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो पीटीए है, ठीक है, पीटीए की मैं देख रहा हूँ उनके अभी एक स्ट्रेटजी भी है 23 से 28 तक, ठीक है, जो कि लिंक कर रही है आपकी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, मैंने बनाई, आगे चलिए जी, ठीक है, जो कि लिंक कर रही है आपकी ठीक। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने किस फ्रेमवर्क को लेना है कि अगर मैं जाता हूँ किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी है, ये मैडम से हमारी बात हुई है कि हमने अगला जो सेशन है वो इंसिडेंट रिस्पांस का, तो ये कनेक्टेड है। खैर उस सेशन से मैं आपको बता देता हूँ, ग्लिम्स ही देता हूँ। मैंने बात की निस्ट की, हिप्पा की, आईएसओ की, ठीक हो गया, ये यहाँ कहीं ना कहीं चल रहे हैं, ठीक हो गया। अब आ जाए साइबर सिक्योरिटी के कोर जो आपका क्वेश्चन है। साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी पाकिस्तान में, आप इसको नोट भी करें, 2021 में आ गई है। मैं खुद को ऑथर रहा उसका, पुरानी बात है, ठीक है। मैं जो डीजी सर्ट में कह रहा हूँ उसी के तहत कह रहा हूँ।
उसी पॉलिसी के तहत वो फ्रेमवर्क आ गया है, पॉलिसी बन गई है और फेडरल में सर्ट बन गई है जी ठीक है। उसी के कंटिन्यूटी क्या है कि हम सूबे में सर्ट बना रहे हैं। ठीक है अब हमने सूबे में सॉक बना लिए, ठीक है मैं खुद उसकी एडवाइजर इशू करता हूँ, साइन करता हूँ पूरे सूबा सिंध में, ठीक हो गया। ये तो आगे इस तरफ। अब जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी बननी है यहाँ पर, इस लॉ इस पॉलिसी में अथॉरिटी बननी है। जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी है ये बननी है, क्योंकि अभी पहले फेज में हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। अब उसमें बनेगी मेन सर्ट, फेडरल सर्ट, उसके बाद सेक्टोरल सर्ट, हम सेक्टोरल सर्ट में हैं प्रोविंस, सही और उसके बाद जो है थर्ड लेयर है उसमें टेलकोज हैं, बैंक्स हैं, इनकी सर्ट है। तो ये सब बनने के बाद ये चीज बनेगी, ये यहाँ पर भी आएगी। लेकिन इस वक्त हिप्पा, निस्ट, ISO ये अवेलेबल है मार्केट में, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। नहीं वो देखें डेफिनेटली वो अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है साइबर सिक्योरिटी जो है इट्स अ लग्जरी। यस 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 अभी तक कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि इट्स नेसेसरी, ठीक है। तो लग्जरी को रेगुलेशन जो है वो इन्फोर्स करती है, यस ठीक है। तो अभी यहाँ पे सऊदी अरब में लिए बहुत आसान है, ठीक है। आई हैव NCA, आई कैन रीच आउट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उनको पता है कि मैंडेटरी। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा लिस्ट होगा, आईगा होगा, हिपा होगा, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है स्टेट बैंक, ऐसा ही है। हम एग्जांपल करते हैं बैंक्स को, तो बैंक की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो स्टेट बैंक है। ठीक है। हमने शुरू में देखा कि स्टेट बैंक एक सर्कुलर इशू किया हुआ है कि आप PCI DSS 4.0 अप्लाई करें, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन तो कवर हो गया कि अगर आपने बैंक में जाना है तो ये होना है। अब आप आ जाए इंडस्ट्री में जो सरकार के अंडर में है। हाँ जी, यहाँ मैंने आपको ये बताया कि इस पॉलिसी के तहत हम सर्ट पे काम कर रहे हैं। 100 हमने बना लिए, ठीक है। 100 हमने बना लिए, लेकिन जैसे ही 100 हमारी एक्टिवेट हो जाएगी प्रॉपर, जिसमें सीम भी हो, सौर भी हो, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड भी हो और लैब भी हो, तो फिर हमने क्या करना है, हमने एक लॉ के लिए एक मूव करना है, सर्कुलर कैबिनेट से अप्रूव कराना है, इम्पोज कर देना, रेगुलेटरी पॉलिसी हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम किसी उसके हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से इसको रेक्टिफाई कर सकें, तो अभी तो देखें हम इतने मेच्योर इसमें हुए नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम यही चाहते हैं। जैसे अब हेल्थ की बात है तो हिपा फौरन आया। पर्सनली आई डोंट बिलीव कि जी बैंक में हिपा चले, नहीं चलेगा। ठीक हो गया। मैं समझता हूँ क्यों नहीं चलेगा, इसका भी अंदाजा है, लेकिन डेफिनेटली हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं ना इसमें। जो आपने 2023 to 30 का, उसमें सीम भी है, सौर भी है, सॉक भी है, हाँ। ठीक है, लेकिन सर्ट में ये नहीं है। मैं जस्ट वांट टू ऐड जी, जी। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जी। सऊदीया ने क्या किया, उन्होंने जो NCA बनाई है, हम्म। ठीक है ना, तो उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया, उन्होंने बनाया ECC, ठीक है। ठीक है। तो ECC क्या है, एसेंशियल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ठीक है। वो उन्होंने उसको इस तरह से डेवलप किया है, जैसे हमारी पॉलिसी बनी, हम बड़ा खुश हो गए साइबर सिक्योरिटी की, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि उसके नीचे ही इस तरह का एक स्टैंडर्ड आएगा जो कि रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में तमाम ऑर्गेनाइजेशन को एक बेसिक जो एसेंशियल साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं ठीक। वो इन्फोर्स करे अडॉप्ट करने की, ठीक है। अगर वो फेडरल लेवल पे ऐसी चीज आ जाए और जो नेशनल Yes, yes, yes. प्रोविंशियल लेवल पे भी अगर वो प्रोपोगेट हो जाए, दैट विल बी मच इजियर। हाँ, सर इस पे तो बेसिक थैंक यू। देखिए इनका सवाल बड़ा वैलिड है कि फेडरल लेवल पे हम क्या प्रोसीजर फॉलो करें। अगर हमें करना है, इन्हें तो रेगुलेशन चेक करनी है ना, तो कंप्लायंस होगी किससे, ठीक है। अब KPK की सर्ट जब मैंने बनाई 5 साल पुरानी बात, तो वहां पे NCA वो उसका स्टैंडर्ड चल रहा है, निस बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, उसी कंप्लायंस करना है, रेगुलेटरी बॉडी है। अब हमारे पास सिंध में क्या स्पेस है, सिंध में ये जो फॉर्मेट है ये तो अवेलेबल है, ठीक, लेकिन हम कोशिश करें कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लाएं ताकि इंडस्ट्री के हिसाब से उसकी मिनिमम लेवल पे कंप्लायंस तो हो सके, क्योंकि डेफिनेटली सर्टिफिकेशंस हैं, हर कोई तो नहीं कर सकता। डेटा सेंटर का सर्टिफिकेट क्या है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 3 कौन है पाकिस्तान में, है कोई? अभी ये इशू हमारे साथ भी आया, हमें प्रोजेक्ट दे रहे थे मार्केट में, तो Tier 3 सर्टिफिकेशन है ही नहीं क्लाउड के ऊपर। बड़ी मुश्किल से पता चला PTCL है और आपका ये जैज है, इसके अलावा Tier 3 तो कोई है ही नहीं, Tier 4 तो छोड़ दें। तो कई $बिलियन की वो सर्टिफिकेशन है, वो लेगा कौन आपसे? ये इसकी डेफिनेशंस हैं, ये इसका ओवरव्यू है। जैसे आपने देखा लॉ, कंसेंट, मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, पिछले बिल में ऑलमोस्ट इसी तरह से
ये आगे इसका कंपैरिजन है इन दोनों का। इन दोनों लॉ में सिमिलैरिटीज क्या है, क्वेश्चन ये है। एक इंटरनेशनल लॉ है और एक हमारा लोकल लॉ है जिसपे भी हम काम कर रहे हैं, जिसका मैंने आपको दिखाया पीडी, इसकी हमने बात की। सिमिलैरिटी क्या है कि उसमें तमाम क्या डेफिनेशंस पर्सनल डेटा की बात होती है। जी प्लीज सर थोड़ा सा मैं आपकी बात इंटरप्रेट इनकी जो बात उन्होंने की कि हमारे साइबर सिक्योरिटी लग्जरी है, इन्होंने जो बात की मैं थोड़ा सा उस पर बात करूँगा कि बेसिकली हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी लग्जरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क एटीट्यूड क्या है। यस, दिस इज आल्सो मुश्किल हो जाएगा समझना आप लोगों के लिए। कोई फ्रिज है ना, आप सबके घरों में किसी घर में फ्रिज नहीं है। सबके घर में है। जब फ्रिज नहीं था तो फ्रिज लग्जरी था ना। आज आपको कोई कह नहीं रहा कि फ्रिज है, एसेंशियल बन गया ना आपका। एग्जैक्टली, तो साइबर सिक्योरिटी शेख रशीद ने कहा, बड़ी मैं भी जब इस्लामाबाद में परसों आया हूँ वापस, मुझे फ्लाइट में वो मिला एयरपोर्ट पर, उसने कहा साहब बात ये है कि ये फ्रिज आया ना, गोश्त जो है ना वो खराब होता, गरीब का गोश्त गया खराब होना शुरू होता था पहले, फ्रिज आ गया, कुर्बानी में नहीं मिलता गोश्त। देखा जाए तो आम पार्टी का वो हेड है, बात तो ठीक है, शुरू तो लग्जरी से शुरू हुआ था ना। अभी साइबर हाइजीन जो है बेसिकली जो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हम ला रहे हैं साइबर का, उसकी वजह यही है कि वो नेसेसिटी बन चुका है। वो लग्जरी तो नहीं रहेगा ना, ये आगे चल के एसेंशियल बन जाएगा। आपका डिपेंडेंसी जितनी बढ़ेगी वो जरूरी है आपके लिए। फ्रिज जरूरी है ना, हर अपना भी घर है, बेटी को भी देना है आपने आगे चल के। तो ऐसा ही है, इस तरह ट्रांसफॉर्म होती है चीजें। नादरा जब आया तो कौन चाहता था कि उसका डेटा जाए नादरा पर, लेकिन गया। डिफरेंसेस क्या है? टेरिटोरियल स्कोप, एक्सटेंडेड डायरेक्शन, फाइन पेनल्टीज, डेटा प्रोटेक्शन और डेटा सब्जेक्ट्स। इंप्लीकेशन के क्या इश्यूज हैं? अगर ये इंप्लीकेशन की तरफ हम जाएं, ग्लोबल डेटा लोकल कंप्लायंस और डेटा सब्जेक्ट राइट्स। ट्रांसनेशनल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, चैलेंज फॉर कंपनी कंप्लाइंग विद मल्टीपल रेगुलेशन। वही आप वाली बात है, इन्होंने बात की, वही बात है कि मल्टीपल रेगुलेशन की कंप्लाइंस आप कैसे करेंगे। अगर सर्टिफिकेशन आप लेते हैं कि सीए की स्टैंडर्ड की ले लेंगे, 2 की ले लेंगे, अब इतनी बड़ी इंटरनेशनल बॉडी में जाना बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स अ बिग टास्क। तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा मैपिंग, डेटा सब्जेक्ट राइट, ब्रीच नोटिफिकेशंस, रेगुलेशंस, सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम। जहां सिक्योरिटी की बात आती है तो सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है बेसिकली? आप तो करते हैं रेगुलेशन, ऑडिट करते हैं उसका, वो सिस्टम होगा कैसे, कैसे चलेगा? ये कॉन्सेप्ट है इसका आप लोगों को? एयरबीएनबी एप्लीकेशन किसी ने इस्तेमाल की है? पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया हुआ आपने, अब तो पाकिस्तान में भी इसका है। कैसी एप्लीकेशन है? सिक्योर है नहीं, ये बताएं। किसी के पैसे रुके इसमें? मैं तो यूज करता हूँ, मेरे दोस्त भी यूज करते हैं, इस्लामाबाद में भी थी, मतलब 1 टके का भी इसमें हमें कोई कभी लॉस नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत बनी हुई एप्लीकेशन, ये आपके सामने फर्स्ट क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम है, दबा के आप चलाएं इसको, फ्री होके दे लोगों को, सिक्योर ही सिक्योर। की कंपोनेंट्स क्या है किसी भी इकोसिस्टम के? कोई भी डिजिटल सिस्टम उसके की कॉन्सेप्ट क्या है? इनकरप्शन, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, इंट्रूजन और डेटा बैकअप रिकवरी। बैकअप रिकवरी आपको कहां लेके जाएगा? जब आपका ब्रीच हो डेटा तो आपके पास एटलीस्ट बैकअप तो हो, आप उसको री इंजीनियरिंग करें या उसको री एक्सेस करें या आप उसको रीजनरेट करें, ताकि आपको कस्टमर को इशू ना हो। फिर रोड मैप क्या है इसका, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगी? कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, जो आप करते हैं, आपकी कंपनी कर रही है। इंप्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोसीजर, प्रोटोकॉल्स, रेगुलरली अपडेट, प्रोवाइड सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा गवर्नेंस। ये आप पढ़ चुके हैं। जी जी प्लीज। सर जो सिक्योरिटी है डेटा की, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट करें 10 साल पहले तक जो सिक्योरिटी थी और अब जो सिक्योरिटी है उसकी एक लाइफ टाइम होता है, मतलब एक लाइफ लाइन होती है कि ये 10 साल तक और सिक्योर रह सकता है अनटिल अनलेस कोई उसको ब्रीच कर ले या हैक कर ले। तो ये कोई टाइमलाइन रखी जाती है सिक्योरिटीज के अंदर? ये डिफाइन आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, क्या एनवायरनमेंट है, कौन सी पॉलिसीज आप डिफाइन कर रहे हैं, इंडस्ट्री कौन सी है,
जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिपा की उन्होंने बात की, मेरे पास अभी सिंध गवर्नमेंट का जेपीएमसी का एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या कर रहा है कि कैमरे के थ्रू डेटा लेता है, और दूसरा उसका मॉड्यूल है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक स्ट्रैप लगती है, उसका डेटा रियल टाइम हो रहा है। तो वो प्रोजेक्ट बेसिकली ये है कि वो कैमरे के थ्रू डेटा नहीं आना है उठ के। तो इसमें बॉडी वेयर कैमरे हैं और एएनपीआर और डीवीआर कैमरे। अब वो डेटा जो है वो डेटा सेंटर में जब आएगा तो रियल टाइम तो वो है नहीं, उसके ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन है। तो हमने सोल्यूशन ये निकाला कि ये डेटा जो है रियल टाइम पे क्लाउड पे सेव कर दे। जब क्लाउड पे डेटा सेव होगा तो कस्टोडियनशिप ऑलरेडी चली गई क्लाउड पे। इन केस ऑफ एनी ब्रीच, अगर लॉ एनफोर्समेंट या कोर्ट में आपसे क्वेश्चन होता है तो आप वहां ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि वी आर नॉट बेसिकली कस्टोडियन ऑफ डेटा। कस्टोडियन ऑफ डेटा इज सीएसपी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। उसके बेंचमार्क्स हैं, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, वो वहां पे अगर ये डिफाइन उसने किया वो कर सकते हैं वहां पे डेटा की सेंसिटिविटी देखकर। ठीक हो गया। ये डेटा प्रोटेक्शन डिजाइन बाय डिफॉल्ट, ये सब्जेक्ट राइट्स कॉन्सेंट मैनेजमेंट, कॉन्सेंट मैनेजमेंट आप करते इसकी कैसे। फिर ये इंसिडेंट रिस्पांस है, डेटा ब्रीच हो गई, इंसिडेंट है, और रिस्पांस कैसे आप करेंगे, ये उसकी पूरी हायरार्की है कि अगर आपके साथ ये होता है तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना कैसे। ये वो केस है जो मैंने कुछ साल पहले, बड़ा मशहूर कराची शहर का आपका केस है। एक बैंक का डेटा ब्रीच हुआ, थोड़ी सी देर में ये अमाउंट जो है बैंक से विड्रॉ हो गया। बैंक परेशान, छुट्टी का दिन, उसका सीजो सबसे पहले फायर, 30 लाख रुपए सैलरी थी उसकी, आप शायद नाम जानते हो। फिर ये बड़ी मुश्किल से लॉ एनफोर्समेंट को बुलाया गया, वो आमिर साहब थे, सीओ दोस्त है मेरा बड़ा पुराना। उसने कहा मैं बताओ तो हुआ क्या हमारे साथ, समझ ही नहीं आ रहा ये पैसे कैसे चले गए। तो फिर हमने डेटा वहां से उठाया, एनालिसिस किया, फोरेंसिक्स की, टाइम स्टैम्प्स निकाले, चीजें निकाली और डिटेक्ट किया। तो पता चला कि इस पे हुआ क्या था। बेसिकली बॉटनेट से आप लोगों ने किसी ने स्टडी किया हो, एक अटैक होता है साइबर अटैक, इट्स कॉल्ड बॉटनेट। तो बॉटनेट के थ्रू विद इन फ्यू सेकंड्स हुआ काम। वो बॉट था, इन्होंने क्या किया, प्राइमरी सर्वर छोड़ के सेकेंडरी ऑन कर दिया वो सीजो साहब ने। तो पीछे से बैंक खाली, लोगों को मैसेज आने लगा कि भाई आपकी इतनी ट्रांजेक्शन जा रही है एसएमएस पे, जैसे आते हैं आप लोगों को। उन्होंने बैंक कॉल की, बैंक ने कहा जी हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अमाउंट वाज एम्प्टी। ये वो एग्जैक्ट स्कैम है। तो पैसे नहीं मिले, पैसे तो इंश्योर्ड पैसे ना, कुछ सालों बाद मिल जाएंगे आप, वो तो बैंक का पैसा तो इंश्योर्ड होता है। फॉर्जेनिक से बाद में रिपोर्ट बना के इंटरनेशनल कोर्ट में गए, पैसे आ गए। लेकिन वो ब्रीच जो है वो तो डेटा सिक्योरिटी की ब्रीच है ना। उसके बाद ये एग्जैक्ट स्कैम है, इसमें हमें काम मिला। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था कोई बताया, कोई बता सकते हैं इसमें क्या हुआ था। ये बेसिकली 9 कंपनियां थी एग्जैक्ट में, 5 कंपनियां थी जिसमें एक कंपनी ये काम करती थी जो फेक डिग्री आपको देती थी, ऑनलाइन लर्निंग थी इसमें, फिर इसमें गेमिंग एनिमेशन का पूरा सेटअप था इनका फेक, फिर इसमें ऑन वेबसाइटें बनती थी और बना बहुत सारी चीजें थी। आपको मीडिया का अंदाजा भी, बोल चैनल एक बना, फिर एक गैल एग्जैक्ट बन गई थी। तो ये केस था जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी हमने फोरेंसिक्स की पाकिस्तान में। फीफा का स्कैम था इससे पहले, तो क्लाउड पे हमने डेटा उतारा, उसकी फोरेंसिक्स की और कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ किया कि दे वर क्रिमिनल्स। जी क्वेश्चन, ये लिंक है जहां ये सब कुछ अवेलेबल है डेटा, ये वाला शॉर्ट आर्टिकल जहां से हमने स्लाइडें बनाई, इस पर ये तमाम अवेलेबल है। ये फोन नंबर है, व्हाट्सएप पर साइबर स्मार्ट ग्रुप है, यहाँ स्लाइडें डेटा जहाँ जहाँ से हमने इसमें मदद ली लोगों से, दोस्तों से, रिसर्च आर्टिकल, कुछ अपने आर्टिकल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं। जी जी प्लीज। एज एन इंडिविजुअल आज के दौर में हम लोग बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस से कवर्ड है, जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया। तो हम एज अ पर्सनल लेवल पे अपना डाटा या अपनी चीज़ों को कितना सिक्योर रख सकते हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स लेके हम सिक्योर रखें? भाई देखिए, पहले तो आप वो चीजें एक्सेस ही ना करें जो रिलेटेड ना हो आपसे, ठीक है। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल ऑफ थंब है ये।
नंबर 2 आपको पता हो कि आपका कंसर्न किस डोमेन में है तो है क्या। नंबर 3 ये कि आपको उस अपनी चीजों को सर्च करने से पहले उसकी सेफ्टी का पता हो। यहाँ इशू ये है कि डिवाइस हमारे हाथ में पहले आती है और हम उसके प्रिकॉशंस बाद में पढ़ते हैं, जबकि ये बड़ा इशू है। अल्लाह ने कुरान भेजा, किताब भेजी, उसमें मैनुअल है ना आप लोगों का कैसे चलना है आपने, तो वो पॉलिसी थी ना आपकी, उसके बाद आप आना शुरू हो गए। तो ये दुनिया का असूल है, इस तरीके आप खरीदते हैं साथ उसकी कैटलॉग मिलती है, ऐसे ही ये होता है। अब ये सिक्योरिटी का इशू ये है कि डिवाइस हमारे पास आ गई है, अब हम हैक हो गए, ज्यादा होता अब जाने किधर है। तो पहले आप किसी भी चीज को इस्तेमाल करें, उसके प्रॉज एंड कॉन्स समझें, ठीक है। अब आपको अंदाजा होगा कि आपने उसमें सरवाइव करना कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल आपसे रिलेटेड ही नहीं है, आपने क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, यू आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड। सर क्या और भी बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल पे गेम इंस्टॉल करते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, बगैर उसके टर्म्स एंड कंडीशन देखे उसको एग्री कर रहे होते हैं। देखिए ना, वो तो मसला ही ना, उन्होंने भी जो टर्म एंड कंडीशन इस तरह से लिखी होती हैं कि आप वो पढ़ने जाएं तो फिर जो है ना वो घर वाले काम रह जाते हैं आपके, बच्चे तंग करेंगे फिर आपको, उनका नाश्ता कोई नहीं लाएगा, आप पढ़ते रहेंगे बैठ के। तो वो भी ये चाहते हैं आप ना पढ़ें, लेकिन बचे कैसे, सवाल ये है कि बचे कैसे। आप उससे बचे ऐसे कि आप ये देखें कि ये जो आप डाउनलोड करने जा रहे हैं क्या ये मीडियम सिक्योर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गूगल एप्लीकेशन है, बहुत से लोगों का ख्याल है ये सेफ है और बहुत हद तक सेफ भी है, तो वहां से आप डाउनलोड करें तो कम खतरा है। एक ओपन पड़ा हुआ है, आपने उस पर क्लिक कर दिया, वो साथ अपने लवाजमात भी लाएगा, नंबर 1। नंबर 2 आपके हाथ में मोबाइल है, जो चिपसेट इसमें क्या पाकिस्तान में बना है, किसी और ने बनाया है, गोरे बादशाह का। गोरे बादशाह ने कितना वर्नेबल बनाया है, कितने बैकडोर ओपन होंगे जब आप इसको ऑन करेंगे आपको नहीं पता। तो जब तक आप अपनी जब पढ़ेंगे नहीं तो आप डिवाइस कैसे बनाएंगे। जब आप अपने इस्लामी डिवाइस बनाएंगे, मक्का कोला नहीं चली ना, हकीम सईद को भेज दिया आपने। तो इसी तरह से आपने टेक्नोलॉजी में लीड लेनी है। आप स्टार्टअप्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश करें चिपसेट पे काम करें। मेरे पास प्रोजेक्ट मौजूद है, सिंध में ऐसी जगह है जो रेत से आप वेफर बना सकते हैं, रेत से जमीन की मिट्टी से आप वेफर बना सकते हैं, चिप्स से टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। आई हैव द प्रोजेक्ट, बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो आप काम करें, चीजें डेवलप करें, डेवलप करके जब आप लाएंगे तो उस पर आपको ये कमांड होगी कि ये चीज सिक्योर है। अभी तो आप खुद ही किसी का बनाया हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिक्योर है। यस, तो अंदाजा है ना, आप अंदाजा है उसके तहत अपने आप को सिक्योर कर लें। सर कलेक्टिव मैक्रो लेवल पर तो आपने बात की इंडस्ट्रीज वगैरह की, इंडिविजुअल लेवल पर हम बात करें, जैसे समवन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस टोल्ड मी कि उनके पास एक लिस्ट होती है एप्लीकेशंस की, ये एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड नहीं करनी, और सरप्राइजिंगली कुरान 360 वाज वन ऑफ देम, जो कि डेटा सेल करते हैं। तो वो एप्लीकेशंस उनको बताया जाता है कि आपने नहीं करनी, और नाम भी आपने सेव करने रैंक वाइज के डेटा ब्रीच हो जाए, कॉन्टेक्ट्स अगर निकल जाते हैं। तो ये आम लोगों के पास कोई डेटा नहीं होता, तो उनको नहीं बताया जाता कि ये एप्लीकेशंस वल्नरेबल है, ये आपने नहीं करनी, और उनकी सतह पर एक क्या काम हो रहा है उनके ऊपर कि कौन कौन सी है सही, कौन सी नहीं है। देखिए, पहली बात तो हमने ये सीखी कि हमारी बनाई हुई नहीं है, किसी और की चीज आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आसान लफ्जों में आप समझे, हम पाक लोग हैं, वो नापाक लोग हैं, ठीक है। हमने वो नापाक चीज लाए, उसको धोया, पाक किया, रख लिया, ये कर सकते हैं ना। हमने कहा पानी पाक करता है, हाँ, हमने अपने आप यस, को वेरी certify गुड, किया। एक्सीलेंट। इस हिसाब से हमने पाक कर लिया उसको, वो हमें लगा पाक हो गई, हम मुतमईन हो गया, हाँ ये पाक है। अब वो इसराइल ने क्या किया, वो पाक चीज जेब में नहीं फाड़ दी, बम फटा, बंदे मर गए। समझ आ रही। तो बड़े लेवल तो ये है, पहले आप डेवलप करो, हाँ वो कंप्लीट करो ना उसमें। आप उस मैदान में तो हो नहीं, तो आप सेफ तो हो नहीं सकते, छोड़ दें फिर ये बात सारी, ठीक है। अब जब आप इस तरफ आ जाएं कि जी फिर हम करें क्या, फिर यही करेंगे, आप किसी की इस्तेमाल है फिर आप धो धा के रखें उसको, वो आपको हुकूमत सिक्योरिटी कैसे देगी। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं हमारे पास लिस्ट है, भाई तुम्हारे पास लिस्ट है, हमने मान ली लिस्ट है, तो फिर बग क्यों आ रहे हैं।
अगर वो लिस्ट इतनी ताकतवर है जो आपके दोस्त कह रहे हैं, तो फिर तो हम सब सिक्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की तो जिम्मेदारी है, वही तो बॉर्डर पे जाग रहे हैं। इट मींस नहीं मतलब ये काम कहाँ पे हो रहा है, चेक किया जाए। दिस इज अ नंबर गेम। मैं आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूं, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं करके आ रहा हूँ सर्विस 25 साल, ये सब हमने किए हुए काम। और सर जो साइबर, दिस इज आवर टैक्टिक्स, ब्यूरोक्रेसी में कहते हैं दिस इज कॉल्ड टैक्टिक्स, ये टैक्टिक्स है हमारी, हम आपको लगा देंगे, सही नहीं बताएंगे आप। पहले रूल था डिवाइड एंड रूल, अब हम करते हैं कंफ्यूज एंड रूल। कौन को कंफ्यूज कर दिया, रूल चल रहा है। पीछे असली काम अपना कर गए, आपको पता भी नहीं चला उन्होंने क्या ठीक है, ऐसा कोई बाइबल नहीं है, कोई हो नहीं सकता ना। मैं खुद 100 साइन करता हूँ, मैंने बताया ना आपको, वो जो आप कह रहे हैं वो एक 100 की रिपोर्ट है, और मैं हर हफ्ते में खुद साइन करता हूँ, खुद बना के दुनिया भर की वल्नरेबिलिटीज निकाल के मैं अपने डेस्क से इशू करता हूँ पूरे सूबे के लिए, ठीक है। उसमें एक अंदाजा है, रिपोर्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं? I'll share to you, आप ये ग्रुप है ना, आप इस पे मुझे ले नो इशू, सबके लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, नो इशू। तो इसमें मैसेज के रिप्लाई कोई नहीं है, आ जाएगा, ऐसे खुद नहीं आएगा, इतनी जल्दी कैसे आएगा? मैं यस करूंगा फिर आप जाएंगे, ऐसे कैसे दिल्ली जाएंगे? ये कोई बात है? हम सिक्योरिटी वाले बंदे, हम कैसे बगैर ताले के हम अंदर आ जाएंगे? यहीं से बात हुई ना, ताला चाबी से। अब आपने चाबी रखी है, ताला घुमा दिए, खोलना हमारे काम है। ठीक हो गया। तो जहां पे आपको ये अवेलेबल है इस लिंक पे, और कोई क्वेश्चन हो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। हमने कोशिश की आपको बताएं, स्टार्टअप्स को अपस्केल करें, और जहां जब जिस वक्त भी हमारी हेल्प जरूरत हो, वी आर अवेलेबल, फिजिकल, लॉजिकल, वर्बल। सर जी ये बताइए AI के थ्रू इस चीज को कैसे लेके जा सकता है? एआई के थ्रू कैसे ले जा सकते हैं? या इसका AI क्या क्या review है? review है? अरे जबरदस्त रिव्यू है। चलो ये तो लंबी हो जाएगी, छोटी सी मैं बात करूं, फोरेंसिक्स, डिजिटल फोरेंसिक्स। एआई में ऐसे टूल्स आ गए हैं कि हम केस को लगा के उस पे एआई अप्लाई करके अपना डिजायर्ड चीजें एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहले ये काम हम बड़े महंगे लाइसेंस खरीद करते थे, अब एआई भी फ्री हो गया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने बॉटनेट कहा अभी आपको, किसको समझ, बॉटनेट, ठीक है। अब हम किसी बंदे को उठा के लाते हैं, मोबाइल होता है, तो उसका पासवर्ड क्रैक करना होता है हमें। हम क्या करते हैं कि हम लाइसेंस खरीदते हैं सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर का, वो 7.1 बिलियन US डॉलर का है, वो हमारे पास फेडरल में है, तो हम उस मोबाइल से वो टच करते हैं और उस पर अटैक करते हैं, ठीक है। उसमें कई हजार कई लाख पासवर्ड होते हैं, कोई मैच करता है, हमें एक्सेस मिल जाता है। तो इतना महंगा काम था, अब एआई में ये फ्री है, एआई में ये काम फ्री है, सर ये तो पहले भी किसी ने इतना खरीदा और फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो एआई तो इन सारे पैरामीटर्स में काम कर सकता है, लेकिन आपने ये सिलेक्ट करना है कि एआई को अप्लाई कहाँ करना है। मैंने सन 2000 में रोबोटिक्स बनाया था, तो जिंदगी में पहली दफा मैंने पढ़ी लिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि वो करती क्या है, और मेरे उस जमाने में सवा 2 लाख रुपए लगे, बहुत ज्यादा पैसे थे 2000 में। और मेरे यूनिवर्सिटी का फाइनल प्रोजेक्ट था, वो बस वो इतना काम किया कि वो ऐसे होता था, उसका हाल होता था उस मुजस्मे का, जिसको मैं रोबोटिक्स कह रहा हूँ। तो हमने उसको फौज की वर्दी पहनाई, टोपी पहनाई, हमने कह दी शुरू प्रोजेक्ट पास हो गया। सर या तो आपने वो ले लिया, ये यूज कर लिया ना। यस, तो बेसिकली जो हमारी आज जो हमने आपको सिखाने की कोशिश की, यही बताने की कोशिश की कि ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे इर्द गिर्द ही है, और फ्रॉम द डे फर्स्ट है, ठीक है। अब हमें जरा वो फन्ने खान हो के आपको बता रहे हैं कि देखें, अब घोरों से पढ़ के समझ के बता रहे हैं, ऐसे नहीं है, ये हमारे साथ था। कुरान में भी इसकी शवाहिदात मौजूद हैं, ठीक है। सिक्योरिटी से मुतालिक, एआई से मुतालिक, रियल नॉलेज से मुतालिक हर चीज़ अवेलेबल है। अब हमने वो इल्म पढ़ा नहीं, अब घूम के जो आ रहे हैं हम वो देख रहे हैं, तो ठीक है, नो इशू, वी आर हियर टू अडॉप्ट दिस। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन प्लीज? इट्स ऑल अबाउट जी। सर आपने वो क्या कहते हैं, छोटा बड़ा क्यों लिखा हुआ है? छोटे बड़े क्यों लिखे हैं? सवाल तो बड़ा अच्छा है। देखो, किसी को छोटे पसंद है, किसी को बड़े पसंद है, कोई अंधा है, कोई अंधा नहीं है, और कोई कम अंधा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। एक अंधा हो सकता है, एक अंधा नहीं हो सकता, ऐसे ही है। लेकिन हमने सोचा कि कोई कम अंधा भी तो हो सकता है ना, उसके लिए भी एक साइज दे दिया। तो हमारा मकसद ये है
जैसे मैं आपको बताऊं कि ज्यादा लोग इसको नोट कर लें। तो मुझे अगर बात करनी है, दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आप समझिए, आप बीइंग अ स्टार्टअप आपको पता हो कि आपने सेल कैसे करना है प्रोडक्ट अपना, अट्रैक्ट कैसे करना है, अट्रैक्ट कैसे करना है। ये अट्रैक्ट हुआ ना, हिट हुआ ना आपको, इट मींस कि योर अटेंशन ग्रैब की उसने। तो कोई ऐसा भी होगा जिसको बड़े पसंद आ रहे होंगे, किसी को छोटे आ रहे होंगे, दरमियाने। तो हर तरह के लोगों के साथ आपने चलना है। यही ब्यूटी है, यही खूबसूरती है, यही हमारा दीन है, यही हमारा नबी है, यही अल्लाह करता है। तो सबके दिलों पे हुकूमत करे ना आज मुसलमान। हमने कोई नबी तो नहीं देखा, मुसलमान है। तो एक ऐसी चीज पैदा की गई यसरफ से, हम यहाँ एनडी में मुसलमान बैठे हुए। तो आपने अपना अपस्केल ऐसे करना है, आईटी में ऐसे लेके चलना है, ऐसे लीड करनी है, ऐसे स्टार्टअप बनाना है कि जो फिर दुनिया का नक्शा चेंज कर दे। सर आप कैसे देखते हैं अभी पाकिस्तान का फ्यूचर, आप साइबर सिक्योरिटी में क्या देखते हैं और क्या होना चाहिए, कुछ क्या प्रोटेक्शन देते हैं कि क्या हो सकता है 2025 में? भाई मैं तो 25 साल से इस फील्ड में हूँ। सर एक वो जमाने की बात है ना सर, जमाने की बात अलग होती है। आप प्रेजेंट जमाने में इसको कैसे देखते हैं? कुरान में है, जमाने को बुरा ना कहो, जमाना मैं हूँ, अल्लाह फरमाता है इंसान से। जमाने को बुरा नहीं कह रही, ठीक है, ये नहीं- मैं जो बात पूरी कर लूँ हाँ, अपनी, हाँ, जरूर। मैं